तो बेटा थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था हानिया, और एक और बच्ची भी शायद थी, तो मैंने दोबारा से कनेक्ट किया। तो हम बात कर रहे हैं कि जब पहली बार आप करते हैं तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस करते हैं और एंगेजमेंट को एक्सेप्टेंस करते हैं। अगले सालों में क्लाइंट कंटिन्यूस करते हैं और एंगेजमेंट कंटिन्यूस करते हैं। और अभी तक हमने जो पढ़ा है, जो हमने क्लाइंट एक्सेप्टेंस पढ़ा है, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस पे अभी हम नहीं आए। उसने क्या बताया है सम अप करने के लिए, कि पहले आपने क्लाइंट से रिलेटेड दो चीज़ें देखनी है जो उसने बताई है। देखना तो बहुत कुछ होता है, फिर आपसे रिलेटेड दो चीज़ें बताई हैं, और फिर आखिर में उसने कहा कि देखो आपकी जो फर्म है उसका क्वालिटी इंश्योरेंस और पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं जो ओवरऑल इंश्योर कर दे कि जनाब इसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं आ रहा। ठीक है। फिर उसने कहा, पहले ये उसने थ्रेट्स की बात की थी कि थ्रेट कैसे आइडेंटिफाई करनी है। फिर उसने कहा अब सेफ गार्ड्स की बात करते हैं, फिर उसने सेफ गार्ड की एग्जांपल्स दी हैं। ठीक है। और फिर उसने आगे सेफ गार्ड में एक बात कर दी है एक्सपर्ट की, फिर उसने एक्सपर्ट पे थोड़ी सी डिटेल बताई है। ये बस इसी ऑर्डर में आपने जहन में चीजें रखनी है कि कोड ऑफ एथिक्स 320.3 में ऐसे बयान कर चीजों को। ठीक है। उसके बाद चेंज इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट 320.4 आ गया। वो कौन सा था? 320.3। उसमें क्या बता रहा था कि कौन कौन सी चीजें जो थ्रेट को इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं और सेफ गार्ड क्या लिए जा सकते हैं। 320.4 में क्या कर रहा है कि अगर प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट चेंज हो गई है, क्या मतलब? पहले कोई और ऑडिटर था। ठीक है। और अपॉइंटमेंट चेंज हो गई है, तो उस सिलसिले में क्या करना है, अब हम इसे पढ़ते हैं। थ्रेट्स माइट बी देयर माइट बी रीजंस फॉर नॉट accepting an engagement. One such reason might be if a threat created by the facts and circumstances cannot be addressed by applying safeguards. For example, there might be a self-interest threat to compliance with the principle of professional competence and due care. ये ऊपर भी उसने डिस्कस की थी, वही दोबारा कर दी। If a chartered accountant accepts the engagement before knowing all the relevant facts. ठीक है। चेंज इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट मतलब प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट चेंज हो रही है, पहले किसी और के पास थी, अब आपके पास आ रही है। तो फिर आपको नॉलेज होना चाहिए उन चीज़ों का। अच्छा जी, इसके बाद क्या आता है जी? कम्युनिकेशन विद द एग्जिस्टिंग प्रीडिसेसर काउंटेंट। अब ये बात कर रहा है कि पहले किसी और के पास थी ना। अब पहले हम कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहले जिसके पास थी अब उसे नहीं दे रहे, मुझे दे रहे हैं, तो मुझे उससे पूछ लेना चाहिए कि भाई तुम्हें क्यों निकाल रहे हैं, या तुम्हें क्यों नहीं दे रहे दोबारा। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो तुम मुझे बताना चाहो। मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि उसने इन्हें कहा था मैं आपकी रिपोर्ट क्वालिफाई कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं ना ना हम तो रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं करवाना चाहते, उसे चेंज कर दिया। ऐसी बात तो नहीं है। तो वो आपको बताएगा कि क्या रीजन है उसके छोड़ने की, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि इशू क्या है। तो communication with the existing or predecessor accountant. A proposed accountant will usually need the client's permission, preferably in writing, to initiate discussions with the existing or predecessor accountant. तो अगर आपने पिछले अकाउंटेंट से बात करनी है या एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट से बात करनी है, तो एक वो रूल बना रहा है कि आपको जनरली मैनेजमेंट की परमिशन लेनी चाहिए। बगैर परमिशन के आप पिछले से रब्ता ना करें, क्योंकि आप मैनेजमेंट के थ्रू जाना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। और अकाउंटेंट का वर्ड यूज हुआ है, ऑडिटर का वर्ड यूज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ वो एक जनरलाइज बात कर रहा है, सिर्फ ऑडिट की बात नहीं कर रहा। वो अकाउंटिंग एंगेजमेंट्स की बात कर रहा है और ऑडिट भी उसमें शामिल है, तो उसने वर्ड यूज किया अकाउंटेंट। ठीक है। उसके बाद if unable to communicate with the existing or predecessor accountant, the proposed accountant shall take other reasonable steps to obtain information about any possible threat. तो अगर वो नहीं उससे रब्ता कर पाता, या तो मैनेजमेंट इजाजत नहीं देती, या कोई और रीजन बनती है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो फौरन इनकार कर दे कि मैं भी काम नहीं करूंगा। वो अल्टरनेटिव प्रोसीजर अप्लाई करके अपनी तसल्ली करने की कोशिश करे। लेकिन अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी अवेलेबल नहीं है, या वो कोशिश करता है और नहीं कामयाब होता, और उसे शुबा रहता है, तो फिर क्या करे? फिर डिक्लाइन। ठीक है ना। तो यहाँ ये याद रखना, एग्जाम में वो ये ऐसे सिनेरियो बता सकता है कि जनाब उसने प्रेडिसेसर ऑडिटर से बात करने की कोशिश की, लेकिन राब्ता नहीं हुआ, जब मैनेजमेंट ने इजाजत नहीं दी, लिहाजा अब उसे क्या करना चाहिए। तो कुछ लोग हो सकता है गलती से लिख देंगे उसे एंगेजमेंट से इनकार कर देना चाहिए, ये नहीं लिखना। पहले आपने लिखना है उसे अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करके इस चीज को मिटिगेट करना चाहिए। अगर नहीं कर पाता फिर डिक्लाइन की तरफ जाएगा। और उसे एक और चीज असेस करनी चाहिए कि मैनेजमेंट क्यों रिफ्यूज कर रही है कि पिछले से बात ना करे। अगर उसे शुबा उसे एविडेंस नजर आ रहा है कि मैनेजमेंट जायज रीजन पे बात कर रही है, फिर तो मैनेजमेंट का कसूर नहीं है, वो ठीक कर रही है।
लेकिन अगर उसे लगता है कि नहीं, कोई ऐसी चीज़ है कि मैनेजमेंट कोई चीज़ें छुपाना चाह रही है, कोई रीज़न नहीं बनती कि इनके इनकार करने की, तो लगता यह है कि कोई चीज़ छुपाना चाह रही है, फिर तो इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट पे बात आ गई ना, ऑनेस्टी ऑफ मैनेजमेंट पे बात आ गई। फिर बहुत सीवियर केस है। उस केस में जनरली फिर अगर उसका शुबा दूर नहीं होता इंटेग्रिटी पे, तो उसे असाइनमेंट नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो हम ये एक्सप्लेनेशन हमें करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ ये याद रखेंगे उसने क्या लिखा है। कम्युनिकेशन विद द प्रोपोज्ड अकाउंटेंट। अब ये क्या बात है, ऊपर क्या पढ़ रहे थे, कम्युनिकेशन विद द एग्जिस्टिंग और प्रीडिसेसर अकाउंटेंट, अब पढ़ने लगे कम्युनिकेशन विद द प्रोपोज्ड अकाउंटेंट। क्या फर्क है दोनों में? ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस है ना, वो नया जो आ रहा है उसके लिए है कि तुमने पिछले से बात करनी है और ऐसे ऐसे करना है। यहां पे इंस्ट्रक्शंस हैं पुराने वाले से कि तुमने नए से क्या बात करनी है। ठीक है, प्रोपोज अकाउंटेंट वो है जो नया आ रहा है। अब वो पुराने को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है या उसके लिए गाइडलाइंस बनाई जा रही है कि जब नया अकाउंटेंट हमसे रब्ता करेगा तो तुमने कैसे जवाब दो। तो प्रोपोज अकाउंटेंट 320.3 आई कैप कोड ऑफ एथिक्स में है। नहीं सॉरी, ऊपर ही है। सॉरी, ये तो मैं ऊपर चला गया। Proposed accountant. When an existing or predecessor accountant is asked to respond to a communication from a proposed accountant, the existing or predecessor accountant shall comply with the relevant laws and regulation governing the request. वो देखेगा लॉ में क्या लिखा है, कोड ऑफ एथिक्स में क्या लिखा है, मुझे जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो किस हद तक देना चाहिए। वो लॉ देखेगा, कोड ऑफ एथिक्स देखेगा, रेलिवेंट रेगुलेशंस देखेगा, एंड प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन ऑनेस्टली एंड अनएम्बिगसली। और अगर वो लॉ मना नहीं करता और मैनेजमेंट भी मना नहीं करती, तो उसे बहुत क्लियरली, ऑनेस्टली और बड़े वाज़ेह अंदाज में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए नए अकाउंटेंट को। तो दो उसने रूल बना दिए हैं उसके लिए। ठीक है, ये दो रूल ही आपने याद रखने, अपनी तरफ से नहीं लगाने कुछ भी, क्योंकि ये दो कोड ऑफ एथिक्स में लिखे हैं, तो आपने दो ही रेफर करना है। नीचे एक्सप्लेनेशन में चाहे जितना मर्जी एक्सप्लेन करना है, लेकिन आपने हाईलाइट दो ही करने हैं। हाईलाइट तीन या चार या पांच ना कर देना अपनी मर्जी से। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो गलत हो जाती है। एन एग्जिस्टिंग और प्रेडिसेसर अकाउंटेंट इज बाउंड बाय कॉन्फिडेंशियलिटी। लेकिन साथ ही उसने कहा कि उसे कॉन्फिडेंशियलिटी के में वो बाउंड है। उसे जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जिसका कोई मकसद नहीं बनता इसमें, वो नहीं देनी चाहिए। और अगर कोई कॉन्फिडेंशियल टाइप की चीज़ है, तो उसे क्लाइंट से पहले अप्रूवल ले लेनी चाहिए कि जी मैं देना चाह रहा हूँ, क्या दे दूँ। क्लाइंट से पहले उसे बात कर लेनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करना चाहिए। वेदर द एग्जिस्टिंग और प्रेडिसेसर अकाउंटेंट इज परमिटेड और रिक्वायर्ड टू डिस्कस द अफेयर्स ऑफ ए क्लाइंट विद प्रपोज अकाउंटेंट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एंगेजमेंट। वो एंगेजमेंट की नेचर क्या है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि उसे कितना बताना चाहिए और कैसे बताना चाहिए। और एंड वेदर द एग्जिस्टिंग और प्रेडिसेसर अकाउंटेंट हैज परमिशन फ्रॉम द क्लाइंट फॉर द डिस्कशन। वही बात आ गई कि क्या उसे क्लाइंट ने अलाउ किया कि नहीं। क्लाइंट अलाउ नहीं करा तो उसे नहीं देना चाहिए। फिर सारा जो बर्डन आएगा वो क्लाइंट पे आएगा। वो कह सकता है कि मैंने तो, इन्होंने मुझे मना किया था, नहीं तो मैं तो दे सकता था। इनसे पूछेंगे इन्होंने मना किया था। नंबर टू, द लीगल एंड इथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू सच कम्युनिकेशन। वही वाली बात, लीगल और इथिकल रिक्वायरमेंट देखेगा कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर लीगल रिक्वायरमेंट में लिखा है कि वो हर सूरत देगा, चाहे क्लाइंट परमिशन दे ना दे, फिर तो उसे देनी पड़ेगी। लेकिन अगर लॉ में लिखा है कि उसे क्लाइंट की परमिशन चाहिए, फिर वो पहले परमिशन ले ले। तो एक बात है कि क्लाइंट की क्या परमिशन चाहिए, मौजूद है कि नहीं। एंड नंबर टू, लॉ क्या कहता है, यह भी उसने दो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए। और तीसरी उसने को थोड़ी सी बात की है कॉन्फिडेंशियलिटी की। ठीक हो गया। और अगर देता है तो फिर सब कुछ क्या देना चाहिए, ऑनेस्टली और अनएम्बिगसली, बड़ा वाज़ेह अंदाज में चीज़ें देनी चाहिए।